आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अरस्तु को पहला वैज्ञानिक क्यों बोलते हैं। और इस वीडियो का उद्देश्य यही जानना है कि अरस्तु को साइंटिफिक मेथड का जनक क्यों माना जाता है। देखिए, आप सब पढ़ते हैं हर जगह कि अरस्तु जो है वो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, इन्होंने राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया था। तो ऐसा नहीं था कि अरस्तु जो थे वो पहले वैज्ञानिक थे, इनसे पहले किसी ने वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि अरस्तु के पहले वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं थे। अरस्तु से पहले लोग थे जिन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया था, जिन्हें हम एटोमिस्ट्स के नाम से जानते हैं। जैसे एटोमिस्ट थे ल्यूसिपस थे, डेमोक्रिटस थे। ये इस तरीके के व्यक्ति थे जो अरस्तु से पहले हुए थे। और पाइथागोरस का नाम आपने सुना होगा, वो थे अरस्तु के गुरु थे। प्लेटो के भी गुरु थे सुकरात ने भी वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया। लेकिन इन लोगों के साथ एक जो समस्या थी वो ये थी कि हम इन लोगों को मोटे मोटे तौर पर दो तरीकों से देखते हैं। अरस्तु से पहले जो लोग थे उसमें से कुछ लोगों का नाम तो आप दार्शनिक के रूप में ले सकते हैं, फिलोसोफर्स के रूप में, और वो ज्ञान के लिए वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी तरीके से कुछ एटॉमिस्ट थे जो प्योर, जिन्हें हम नेचुरल साइंस के रूप में, आप साइंटिस्ट के रूप में आप समझ सकते हैं, वो लोग थे जो वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इन दोनों लोगों के बीच में एक प्रॉब्लम ये थी कि एटॉमिस्ट जो थे, जो वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करते थे खास तौर से मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को समझने के लिए, जो चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं। जैसे वो पेड़ की पत्ती को भी देखना चाहते थे कि इस पत्ती के अंदर क्या है, तो पत्ती को छिन्न भिन्न करके उसके एक एक पार्ट को अलग करके ये समझने का प्रयास करते थे कि आखिर इस पत्ती में क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर कौन सा तत्व है। ये सब चीज़ें वो करके और अपनी वैज्ञानिक जो है विवेचना वो प्रस्तुत करते थे ताकि उस पत्ती को समझा जा सके। तो इस तरीके के लोग थे। दूसरे प्रकार के लोग वो थे, दूसरा वर्ग वो था जिनको हम दार्शनिक बोल सकते हैं। दार्शनिक लोग वो थे जो लोग मोटे मोटे तौर पर अपने दार्शनिक विचारों से दुनिया को समझने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि जिस तरीके से वो अपना दर्शन प्रस्तुत करते थे, अपने आइडियाज़ उन्होंने प्रस्तुत किए थे, उससे जो बदलती हुई दुनिया थी, जो दुनिया परिवर्तनशील कही जाती है, ये दुनिया लगातार बदलती है, तो बदलती हुई दुनिया में चीज़ों का बदलता हुआ व्यवहार जो था, उनके ऊपर उसको हमेशा लागू नहीं किया जा सकता था। तो वो समझने में दिक्कत आती थी। दार्शनिकों के द्वारा बताई हुई बातों को बदलती हुई दुनिया पे लागू करना मुश्किल हो रहा था और समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। इसी तरीके से एटॉमिस्ट जो थे वो किसी एक विशिष्ट प्रकार की चीज का तो वो ज्ञान दे देते थे, लेकिन उससे, जैसे वो पत्ती का तो हमें पता चल जाता था कि पत्ती के अंदर ये है, लेकिन उस पत्ती के ज्ञान से हमें पेड़ के बारे में पता नहीं चलता था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो अरस्तु के पहले मौजूद हुआ करती थी और लोग ऐसे ऐसे पढ़ते थे। तो वो भी वैज्ञानिक पद्धति है एक प्रकार की। लेकिन अरस्तु को क्यों पहला वैज्ञानिक पुकारा जाता है? क्योंकि अरस्तु ने वैज्ञानिक पद्धति का जो डिजाइन किया, उन्होंने जिस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया, वह इस तरीके से किया कि उन्होंने कहा कि हमको अपनी वैज्ञानिक पद्धति से जिस भी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और जिन सिद्धांतों को हम प्राप्त करते हैं, उन सिद्धांतों को बदलती हुई दुनिया में लागू कर और उन सिद्धांतों को वहाँ पर व्यवहारिक तौर पर उनको लागू करके और ऐसे पारिभाषिक, ऐसे पद, ऐसे टर्म्स का विकास करते हैं, ऐसे हमारे क्या कहते हैं विचारार्थ विषय वहाँ प्रस्तुत करते हैं जिनके आधार से हमारे निष्कर्षों की सत्यता की जांच की जा सके। ये आपको शायद समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही हो, लेकिन यहाँ दो चीज़ें हैं।
एक तो हमारे पास अरस्तु ने कहा सिद्धांत आ जाते हैं, फिर उन सिद्धांतों को वास्तविक चीज़ों पर लागू करिए और फिर उनकी टेस्टिंग करिए, उनको चेक करिए। आज की दुनिया में जैसे साइंस पढ़ा जाता है। तो आपने कहा कि हमें लगता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, तो ये एक सिद्धांत हो गया। तो सिद्धांत की जांच कैसे करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण कैसे हम चेक कर सकते हैं? तो हम बार बार बॉल उछालेंगे, अगर वो पृथ्वी पर गिरती है तो इसका मतलब ये है कि गुरुत्वाकर्षण है। तो वो थिंग्स के साथ, अलग अलग चीज़ों के साथ आप उसका प्रयोग करते हैं। आप कभी बॉल उछाल रहे हैं, कभी सेब उछाल रहे हैं, कभी पत्थर उछाल रहे हैं, कभी कुछ उछाल रहे हैं, तो वो देखते हैं। तो इससे क्या कह रहा है कि अरस्तु कह रहा है कि आपने एक सिद्धांत सीखा, फिर उस सिद्धांत का उपयोग आपने उन चीज़ों पे किया, और उन चीज़ों पे करने के बाद अब आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सही है। तो अरस्तु ने क्या किया कि जो पहले कमी थी उनसे पूर्व के लोगों में, जिनको हम अलग अलग तरीके से पढ़ते थे, कुछ लोग दार्शनिक थे, कुछ एटॉमिस्ट थे, उनको अरस्तु ने मिक्स कर दिया। और अरस्तु ने मिक्स किया, और इसलिए अरस्तु जो है वो पहले वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरस्तु एक वैज्ञानिक की तरह जो है वो सारे जितने भी तथ्य हैं उनको एकत्रित किया जाए, उनका निरीक्षण किया जाए, उनका वर्गीकरण किया जाए, फिर उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, और इस तरीके से ही रिसर्च की जाती है। तो ये अरस्तु ने इस रिसर्च के इन स्टेप्स की, इन तरीकों से, इन पद्धतियों का विकास किया, और कहा कि जब तक हम रिसर्च को इस तरीके से नहीं करेंगे हम सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये अरस्तु की खासियत थी, और अरस्तु ने, और इसी वजह से अरस्तु जो है वो यथार्थ पर ज़्यादा जोर देते हैं। और वो कहते हैं अरस्तु कि जो भी तथ्य हमारे सामने हैं उन तथ्यों की सहायता से आप निष्कर्ष निकालिए और धीरे धीरे जाइए, और हर एक निष्कर्ष आपका जो है वो अंतिम निष्कर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि आगे आप और रिसर्च करें तो आपके सामने ऐसे तथ्य आ जाएं जो आपके निष्कर्षों को झुठला रहे हों। तो आपके निष्कर्ष यदि झूठे हो रहे हैं, सत्य नहीं हो रहे हैं, तो फिर वापस जरूरत है कि आप अपने सिद्धांतों में परिवर्तन करें। और जब आप अपने सिद्धांतों का परिवर्तन करेंगे, फिर आप अपने उन तथ्यों की जांच करते रहिए, और फिर देखिए हो सकता है फिर से नए तथ्य मिल जाएं जो उन सिद्धांतों पर खरे नहीं उतरे, फिर सिद्धांतों में परिवर्तन होगा, फिर उनकी चेकिंग होगी, और यह प्रक्रिया सतत चलती रहेगी। इसी को वैज्ञानिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो अरस्तु ने इस तरीके से साइंटिफिक पद्धति का विकास किया, उसकी डिजाइन करी है, जिसपे आज भी दुनिया काम करती है। आज भी साइंस का अध्ययन जो है, साइंटिफिक पद्धति का अध्ययन इसी तरीके से किया जाता है, और इसीलिए अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता था कि अरस्तु की वैज्ञानिक पद्धति में जो खासियत है वो इन्होंने कहा अरस्तु ने कि किसी भी शोध का पहला स्टेप ये है कि जिस विषय पर आप शोध कर रहे हैं उस विषय से संबंधित जितने भी अवेलेबल तथ्य हैं, जितने भी तथ्य आपको मौजूद हो जाते हैं, उन सभी तथ्यों को आप एकत्रित करें, और फिर उन तथ्यों की जांच पड़ताल करें, उनका निरीक्षण करें, फिर उनका वर्गीकरण करें, फिर उनका तुलनात्मक अध्ययन करें, और फिर उसके बाद उन जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं उस विषय की प्रकृति और उसके कारणों को खोजने का प्रयास करें। तो अरस्तु आज से 2500 साल पहले वो पहले शोधकर्ता हैं, पहले ऐसे रिसर्चर मिल रहे हैं आपको हिस्ट्री में, जो उन्होंने इस तरीके से शोध की पद्धति को विकसित किया, और साथ ही साथ इसी शोध की पद्धति का इस्तेमाल उन्होंने मानव समाज की राजनीतिक जीवन को समझने के लिए, या यूं कहें मानव समाज की राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए भी इस्तेमाल किया है। इसलिए अरस्तु पहले प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक भी हैं। वो पहले राजनीतिक वैज्ञानिक हैं जो पॉलिटिक्स को वैज्ञानिक पद्धति से समझने का प्रयास करते हैं। अरस्तु का यह निष्कर्ष था कि वास्तविक वैज्ञानिक पद्धति वो होती है जब हम तथ्यों का एकत्रीकरण करें, निरीक्षण करें, और फिर हम उसमें से विशिष्ट जो तथ्य हैं उनका विशिष्ट रूप से परीक्षण करें, और उन सबको समझते हुए फिर हम एक सामान्यीकृत निष्कर्ष निकालें, और वो भी जो हमारा सामान्यीकृत निष्कर्ष होगा वो सिर्फ उन्हीं तथ्यों पर आधारित है। तो इसलिए तथ्यों तक ही उस निष्कर्ष की सीमाएं निर्धारित हो जाती हैं, उससे आगे आप उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जो अरस्तु से हम लोगों को सीखने को मिलती है। फिर अरस्तु ने यह भी कहा कि दुनिया में जो सत्य है वह इन तथ्यों में ही छुपा है, तो हमें उन तथ्यों की तलाश करनी है, उनका सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना है, उनकी विवेचना करनी है, तो ही हम सत्य को प्रकाश में ला सकते हैं, या यूं कहें कि हम सत्य को जान सकते हैं। तो यह एक जो पद्धति थी अरस्तु की, वह बिल्कुल जो है वो प्लेटो से डिफरेंट थी। इनके गुरु प्लेटो थे, तो प्लेटो की जो पद्धति है उससे अरस्तु की पद्धति बिल्कुल अलग है। प्लेटो की जो पद्धति थी वो बुद्धि मूलक है। प्लेटो जो थे वो बुद्धि मूलक थे, और अरस्तु जो है वो यथार्थ के करीब है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको शायद याद होगा जब मैंने आपको प्लेटो पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि प्लेटो ने कहा था कि रियलिटी वो नहीं है जो दुनिया हमारे सामने मौजूद है। प्लेटो के अनुसार वास्तविक दुनिया कहीं और है, और उस वास्तविक दुनिया को उन्होंने वर्ल्ड ऑफ आइडियाज का नाम दिया था, आपको याद होगा। और उन्होंने कहा कि एक एग्जाम्पल भी आपको शायद याद आ रहा होगा कि जब मैंने आपको बताया था आइडिया ऑफ द हॉर्स एंड द हॉर्स इन रियलिटी। तो पर्टिकुलर हॉर्स जो हम देख रहे हैं इस दुनिया में, जो विशिष्ट घोड़ा देखते हैं हम इस दुनिया में, वो घोड़ा अपूर्ण है, इम्परफेक्ट है। यानी कोई भी चीज इस दुनिया में जो दिखाई दे रही है वो इम्परफेक्ट है। और एक वर्ल्ड और है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, जहां पर वो परफेक्ट घोड़ा है, जहां पे हर एक चीज जो हमको इस दुनिया में दिख रही है उसका परफेक्ट वर्जन, परफेक्ट संस्करण हमको वहां पर मौजूद है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में। तो कहते हैं प्लेटो के अनुसार जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है वो रियल दुनिया है, और इस दुनिया में जो भी चीजें हैं उनको उस वर्ल्ड ऑफ आइडियाज को समझ के और उसके अनुसार व्यवहार करने की चेष्टा करनी है। तो प्लेटो का ऐसा मानना था। तो प्लेटो के लिए जो घोड़ा इस दुनिया में दिख रहा है, विशिष्ट घोड़ा, उस घोड़े से ज्यादा उनके लिए, प्लेटो के लिए इंपॉर्टेंट था आइडिया ऑफ द हॉर्स, जो कि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में मौजूद होता है। प्लेटो के ठीक विपरीत अरस्तु जो है उनके लिए इंपॉर्टेंट है वो विशिष्ट घोड़ा, वो पर्टिकुलर हॉर्स जो इस दुनिया में मौजूद है। और अरस्तु ने कहा कि जो विशिष्ट घोड़ा है वही रियलिटी है जो हमको दिख रही है दुनिया में। वो रियलिटी नहीं है जो ऐसी दुनिया में मौजूद है जिसको प्लेटो कहते हैं आइडिया ऑफ हॉर्स, और जिसको हम देख भी नहीं सकते। तो अरस्तु के अनुसार वास्तविकता वो है जो हमें दिखाई देती है, जिसको हम जान सकते हैं, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, और जिसको हम देख सकते हैं। तो अरस्तु ने कहा कि वास्तविकता वही है, और कहता है कि जो ये वास्तविकता है यही तथ्य है, यही फैक्ट है, और हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। हमें इस पर्टिकुलर हॉर्स को ही देखना है कि ये कैसे व्यवहार करता है। जब हम इस हॉर्स का अध्ययन करेंगे और उसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे, पर्टिकुलर हॉर्स के, एक हॉर्स का, दो हॉर्स का, तीन हॉर्स का, जब हम इन सब का अध्ययन करेंगे तो हम 1, 2, 3, 4, 100, 500, 1000 हॉर्स का अध्ययन करने के बाद हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हॉर्स का व्यवहार ऐसा है। तो जब हम उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वो निष्कर्ष हमको वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया हुआ निष्कर्ष कहलाएगा। और अरस्तु के अनुसार हर एक चीज को, आपको जो कुछ भी इस दुनिया में है, हर एक चीज का कोई एक बहुत मूल तत्व होता है, और वही उसकी वास्तविकता होती है। हमको उस मूल तत्व की जानकारी प्राप्त करनी है। तो हर एक चीज दुनिया में जो है उसका एक मूल तत्व है। एक पेड़ भी अगर है तो उस पेड़ का कोई मूल तत्व है। वो मूल तत्व क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। तो उसके लिए जरूरत है कि बहुत ही सावधानी पूर्वक हम उसका निरीक्षण करें, हम उसका तुलनात्मक अध्ययन भी करें, और फिर हम उनका वर्गीकरण करें। फिर हम इसी आधार से अपनी इस दी हुई दुनिया, इस वास्तविकता को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। और इसी को अरस्तु ने कहा था ये थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंसेस है। उसने कहा कि हर एक चीज के पास एक मूल तत्व है और हमको उस चीज को समझना है। इसलिए अरस्तु का ये जो सिद्धांत है इसे थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंसेस के नाम से जाना जाता है। और ये बिल्कुल विपरीत है जैसे प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडियाज दिया था, उससे बिल्कुल विपरीत तरीके से थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंसेस है अरस्तु का। तो अरस्तु जो है वो तथ्यगत है अरस्तु, और निष्क्रिय भी कह सकते हैं, डल है अरस्तु।
अरस्तु डल है क्योंकि वो तथ्यों की बात करते हैं, जबकि प्लेटो जो है वो बुद्धिमूलक है और प्लेटो अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने की छूट देते हैं। तो प्लेटो जो है वो सामान्य विचारों से तार्किक निष्कर्षों की तरफ बढ़ते हैं प्लेटो, लेकिन अरस्तु जो है वो विविध तथ्यों से ऐसे निष्कर्षों की तरफ जाते हैं मंद गति से, जो तो तार्किक तो हैं किंतु अंतिम नहीं है। अरस्तु कहते हैं कि कोई भी निष्कर्ष साइंटिफिक तरीके से पहुंचा हुआ वो अंतिम नहीं हो सकता, क्योंकि लगातार दुनिया में रिसर्च होगी, लगातार रिसर्चर आएंगे, लगातार लोग अपने ज्ञान से उसमें वृद्धि करेंगे और फिर वो निष्कर्ष गलत भी होगा और इस तरह धीरे धीरे वो संशोधित होता रहेगा और वो निष्कर्ष संशोधित होता जाएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, और यह एक सतत प्रक्रिया चलती रहेगी और यही वैज्ञानिक पद्धति के रूप में जानी जाती है और दुनिया में आज भी विज्ञान का अध्ययन इसी पद्धति से किया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको दो बातें बहुत समझ में आ गई होंगी, क्योंकि अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक क्यों बोला जाता है और दूसरी बात ये समझ में आ गई होगी कि अरस्तु प्रथम राजनैतिक वैज्ञानिक क्यों कहे जाते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।